हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक। स्वागत है आपका संभव है सीरीज के एक और वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बेटा डिमांड की। बड़ा मजा आएगा। जरा ध्यान से सुनते रहिए इस चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिमांड। सर डिमांड डिमांड की स्टार्टिंग ना सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से या एग्जांपल से करेंगे दोस्त। एग्जांपल मान लीजिए कि एक ना एक कंपनी है जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। उनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठती है, बोर्ड की मीटिंग बैठती है उनकी बच्चों। और बोर्ड मीटिंग में जो मिस्टर राजीव हैं, राजीव अग्रवाल, सीईओ ऑफ टाटा टी लिमिटेड, वो शिवानी सिंह से कहते हैं, जो मार्केटिंग हेड है, कि भैया देखो सुनो शिवानी सिंह, हम ना चाहते हैं बिफोर वी रश इनटू दिस लाइन आई वांट अ रिपोर्ट ऑन एग्जैक्टली व्हाई यू बिलीव ग्रीन टी विल बी द स्टार ऑफ आवर कंपनी। भैया सीईओ पूछ रहा है अपने मार्केटिंग हेड से कि बताना भाई, हम अगर ग्रीन टी के लाइन में जाएं तो ग्रीन टी की लाइन में जाए क्यों? अगले 5 सालों में आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ग्रीन टी जो है वो ओवर नॉर्मल टी हमारा सबसे बढ़िया हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होने वाला है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में ये याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स की। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होंगे भैया। अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात करते हो डिमांड की, तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होंगे। व्हाट डू यू थिंक शिवम? शुड वी एंटर इनटू द ग्रीन टी बिजनेस आल्सो? व्हाट डज द मार्केट पल्स है? मार्केट की जो पल्स है, उसकी नब्ज जो है वो क्या कह रही है? एक और व्यक्ति से पूछ रहे हैं हम, शिवम से। हाँ? ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होंगे। हु ऑल आर दे इन द मार्केट? मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन है भैया? ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि ग्रीन टी की डिमांड जो है वो ब्लैक टी के मुकाबले बढ़ेगी कैसे या ज्यादा कैसे होगी? सर ग्रीन टी एक लग्जरी गुड्स है या फिर ये नेसेसिटी गुड्स बन के रह गई हैं आजकल? या फिर क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है जो कि ग्रीन टी की डिमांड को इंपैक्ट करेगी? या कॉफी ड्रिंकर्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं वो लोग कैसे ग्रीन टी पे शिफ्ट करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं बच्चों। और एक एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर कंपनी के लिए इसी तरह के क्वेश्चंस डील करता है। तो डिमांड की इंपॉर्टेंस समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सर डिमांड का मतलब क्या है? सर डिमांड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड? जल्दी से याद करते हुए बढ़ेंगे बच्चे। डिमांड का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, डिमांड रिफर्स टू व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग। हाँ, याद रखिएगा, डिमांड करने वाला व्यक्ति कौन? कंज्यूमर। कौन बेटा? कंज्यूमर। आर विलिंग and able to purchase at various prices during the given period of time. मैं क्या बोल रहा हूं बता, बोलो दोबारा से। The quantity of goods and services that the consumer are willing and able to purchase at various prices during the given period of time. सबसे पहले quantity, फिर goods and services, फिर कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए एंड एबिलिटी टू परचेज होनी चाहिए अलग अलग प्राइस के ऊपर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद कर, एक एक चीज पढ़े जरा ध्यान से। देखो, मैं कह रहा हूं क्वांटिटी होना जरूरी है। अगर क्वांटिटी ना हो तो वो डिमांड नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बता दो। जल्दी सुन लो बेटा, गुड्स को देखा जा सकता है, सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता। गुड्स को छुआ जा सकता है, सर्विसेज को छुआ नहीं जा सकता। गुड्स का स्टोरेज पॉसिबल है, सर्विसेज का स्टोरेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं कहता हूं गुड्स एंड सर्विसेज, तो बच्चों ये आपके जो गुड्स हैं, ये आपके जो सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब क्या? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। फ्री के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू नहीं है बच्चों। इकोनॉमिक्स में फ्री गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। फिर बेटा सेकंड टॉपिक पे आते हैं जहां हम बात करते थे। देखो मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन याद करो। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वांटिटी समझ में आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आ गया। दैट द बायर, कौन बेटा? बायर। डिमांड साइड कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा? बायर या कंज्यूमर। ये बायर कह लो या कंज्यूमर। आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। क्या बोल रहा हूं बेटा? विलिंग एंड एबल टू परचेज। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा, विलिंग एंड एबल टू परचेज। क्या पढ़ रहे हो? दोबारा बोलो। डिमांड की डेफिनेशन, सर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। आओ, विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए। मान लो मिस्टर एक्स, उसकी चॉइस है भैया कार खरीदनी है, ये वाली कार खरीदनी है ना, ऐसे वाली मेरे बच्चे। लेकिन उसके पास उसके अकाउंट में देखो पैसा कितना है, चिल्लड़।
क्या बताओ, सिर्फ और सिर्फ वांट का होना, विलिंगनेस का होना डिमांड क्रिएट करेगा क्या? नहीं सर, वो डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। डिमांड तो तब होगा जो वांट के साथ साथ मना बेटा इसका पर्स भी फुल हो, मतलब क्या, एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एबिलिटी। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं बोलो? इफेक्टिव डिमांड। सर पढ़ा तो आप हमें डिमांड रहे हो, ये क्या नई नई बातें बता रहे हो? इफेक्टिव डिमांड मेरे बच्चे, डिमांड का मतलब ये होता है इफेक्टिव डिमांड। जब भी मैं कहूं डिमांड, बोलूंगा मैं डिमांड कन्वीनियंट के लिए बेटा, कन्वीनियंट के लिए, लेकिन तुम्हारे कानों में आवाज जाएगी इफेक्टिव डिमांड। क्या आवाज जाएगी बच्चों? इफेक्टिव डिमांड। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि सर डिमांड में क्या होना चाहिए? वांट टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। क्या सर इतना ही होना चाहिए क्या? नहीं बेटा, देखना, कह रहे वांट तो होना ही चाहिए, एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। एबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू परचेज, परचेजिंग पावर तो होना ही चाहिए। साथ के साथ अगर मान लो आप ना मक्खी चूस टाइप के इंसान हो और आपके पास पैसा है लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते, तो भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी बेटा। इफेक्टिव डिमांड तो तभी होगी जब वांट हो, एबिलिटी टू परचेज हो एंड बच्चों और क्या, विलिंगनेस टू स्पेंड हो। बोलो क्या हो बेटा? विलिंगनेस टू स्पेंड हो, तभी हम कहेंगे कि वो डिमांड है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। एक बार डेफिनेशन दोबारा, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, quantity of goods and services that a consumer are willing and able to purchase at various prices, at various prices। मेरे बच्चे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मान लो किसी एक रेस्टोरेंट पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाकर के आप कहते हो मेरे भाई मेरे को पिज्जा चाहिए, पिज्जा 10 का एक है। कितने का है बच्चों? बोलो 10 का एक। अरे भाई 10 का पिज्जा अपने लिए तो लाओगे, पड़ोसियों के लिए भी लाओगे। आप कहोगे भैया 100 यूनिट दे दे जरा, दो चार पांच तो मैं ही खा लूंगा, बाकी पैक करा लेता हूं, घर वालों को खिलाऊंगा, पड़ोसियों को खिलाऊंगा, गरीबों में बांटूंगा, व्हाट्सएप। सर जैसे ही आपने सुना 10 का प्राइस है, आपने डिमांड ज्यादा कर रखी है, देख रहे हो। लेकिन अगर कहा जाए आपसे कि प्राइस है ₹100 का, तो कंपैरेटिवली आप डिमांड को थोड़ा कम कर दोगे, भैया 20 ही यूनिट दो, हम मैं और मेरे परिवार इतना ही खाएंगे बस। बेटा आपसे कह दिया जाए 500 रुपए का प्राइस है, आप कहोगे भाई नहीं हो सकता, आप ज्यादा नहीं खरीदेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट खरीदेंगे, बस इतना ही, आधा आधा बांट के खा लेंगे, है ना, 1/4 खा लेंगे, 1/3 खा लेंगे, व्हाट्सएवर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्राइस 1000 का है, तो शायद आप कहोगे भैया मेरे को पिज्जा चाहिए ही नहीं, चटनी खा के आ जाओगे सीधे। समझ रहे हो बात को? आप देख रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है सर कि जहां पर आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रहा है बच्चों? कम। प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड क्या हो रहा है बच्चों? कम। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है। तो मतलब आप देखो एट वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस सॉरी, अलग अलग प्राइस पे डिमांड क्या है बच्चों? अलग अलग है। अलग अलग प्राइस पे डिमांड क्या है बेटा? अलग अलग है। डिमांड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, डिमांड चेंज होती रहती है। सो अलग अलग प्राइस पे डिमांड अलग अलग होगी। डेफिनेशन एक बार दोबारा से पढ़िए, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस, हाँ, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। बस समझ नहीं आ रहा सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखना जरा, मुझे बताना। धोनी, जानते हो ना आप लोग? सर धोनी want to purchase milk, is this demand? बोलो, धोनी want to purchase milk, क्या ये डिमांड है? क्या क्या ये डिमांड है? क्या बोलो, डिमांड है क्या? नहीं सर, ये डिमांड नहीं है। want to purchase milk, सर यहाँ पर कॉमोडिटी तो आ रहा है लेकिन क्वांटिटी नहीं आ रहा, और want दिखाई दे रहा है, एबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, दैट मीन्स कि ये डिमांड नहीं होगा। चलो इसको चेंज करते हैं जरा, धोनी want टू परचेज 1 लीटर मिल्क। अब देखो क्वांटिटी आ गई, 1 लीटर मिल्क। हाँ जी, अब क्या वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है क्या? आंसर इज नो, प्राइस नहीं है सर, एबिलिटी अभी भी नहीं दिखाई दे रही, वांट लिखा हुआ है। करेक्ट, ठीक है सर। अच्छा, मैं कहता हूं धोनी परचेजेस मिल्क 1 लीटर एट ₹80, ₹80 पर लीटर। हाँ जी, डिमांड है क्या? द आंसर इज नो सर। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ टाइम पीरियड नहीं आ रहा। देखो, धोनी परचेजेस मिल्क मतलब वांट भी है, एबिलिटी भी है सर, क्वांटिटी है, हाँ सर है, प्राइस भी है, लेकिन सर पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम भी तो होना चाहिए, तो पर डे बोल दो, पर मंथ बोल दो, पर ईयर बोल दो, कुछ ऐसी बातें भी तो होनी चाहिए, तभी वो डिमांड का स्टेटमेंट बनेगा, अदरवाइज वो डिमांड का स्टेटमेंट नहीं बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, 5 एलिमेंट देखना, द क्वांटिटी ऑफ
goods and services that the consumer are willing and able to purchase at various prices. और छठा क्या है? during the given period of time. चलो, हो गया ना? बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने डेली किसी भी चीज की बराबर डिमांड करी है क्या? जनरली ऐसा नहीं होता सर। डिमांड कभी तो बढ़ती है, कभी घटती है, बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है कि डिमांड कभी कभी काफी बार प्राइस हाई हो जाता है तो हम डिमांड कम कर देते हैं, काफी बार प्राइस लो हो जाता है तो ज्यादा मस्त भैया डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। काफी बार ऐसा होता है सर, काफी बार ऐसा होता है कि हम डिमांड तो करना चाहते हैं लेकिन कोई अदर फैक्टर्स की वजह से, किसी और वजह से वो डिमांड में होती नहीं, वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती ही नहीं, डिमांड में होती है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को इंपैक्ट करते हो, हम इसको कह सकते हैं फैक्टर्स। वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, अफेक्टिंग डिमांड। या फिर ये वही फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं बेटा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, जो डिटरमाइन कर रहे हैं किसको बेटा, बोलो, डिमांड को। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, हम सारे के सारे वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इन फैक्टर्स को ना आप एक काम करो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट जिसको हम कहेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा क्या है बेटा, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी नहीं, अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। हाँ जी, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, एक तो क्या है बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, स्वयं वस्तु की कीमत, और दूसरा अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ करके बाकी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। ये क्या होंगे, ये हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं। किसकी बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए मेरी बात समझना जरा, जब मैं कहता हूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो पहली बात तो सुन लो, मैं सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों को, बाकी जितनी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट होगा उसको कह दिया शांत बैठ। भैया तेरे अंदर कोई परिवर्तन ना हो, तेरे अंदर कोई चेंज ना हो, इसको शांत बैठ को हम यहां तो शांत बैठ कह सकते हैं, ग्रीक में ये लैंग्वेज कहते हैं कैटरस पैरेबस। किसी को बोलना शांत बैठ, चेंज मत होना, तो क्या बोलोगे, कैटरस पैरेबस। क्या बोलोगे, बोलो कैटरस पैरेबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजों में कोई परिवर्तन ना हो। अब सुनना, तो परिवर्तन किस में चाहते हो आप, परिवर्तन चाहते हो सिर्फ एक ही चीज में, और वो क्या है बेटा, प्राइस। बोलो क्या है बेटा, प्राइस। सर प्राइस अगर मान लो पहले क्या है बेटा, 10 रुपए की, तो आप कितने यूनिट ले रहे हो बेटा, 2 यूनिट। कितने ले रहे हो, बोलो 2 यूनिट। जैसे ही प्राइस हो गया 11 रुपए, वैसे ही आपने क्या किया, यूनिट को कर दिया एक, है ना, 2 से क्या कर दिया आपने, यूनिट को एक। बोलो समझ में आ रही बात। तो आपको जब प्राइस आपका क्या है बच्चों, और देखो और थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं, प्राइस को और कम कर दो, मान लो 7 रुपया, यहां प्राइस होता है पता होगा आपको, और यहां क्वांटिटी होती है, तो प्राइस 7 हो गया तो क्वांटिटी बढ़ा दी हमने कितने पे, 4। प्राइस को और कम कर लो भैया, प्राइस को और कम कर लो, क्वांटिटी और बढ़ जाएगी, है ना। मान लो कि प्राइस कर दिया 5, क्वांटिटी बढ़ गई 6, समझ रहे हो। और इन सब को जब आप मीट करोगे तो ये जो कर्व मलेगा, इस कर्व को नाम देते हैं, इस कर्व को नाम देते हैं बेटा डिमांड कर्व। क्या नाम देते हैं बेटा, डिमांड कर्व। बोलो क्या नाम देते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्या दिखाता है डिमांड कर्व, सर डिमांड कर्व दिखा रहा है आपको, देखो ना ध्यान से, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स या नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशन। बोलो कैसा रिलेशन है, इनवर्स या नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशन है, बोलो ना। हाँ जी साहब, समझ में आ रही बात। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, करेक्ट। इट इंप्लाइज दैट राइज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ेगा, हाँ क्या होगा, फॉल इन द क्वांटिटी परचेज एंड वाइस वर्सा। करेक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम इफेक्ट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है, आगे जाकर के मैं चर्चा करूंगा किस वजह से लॉ ऑफ डिमांड आपको दिखाई देता है। बोलो जी कोई दिक्कत, नो सर, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलो देखो बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। किसकी बात कर रहे हैं, बोलो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। क्या होता है बेटा रिलेटेड कमोडिटी, बोलो रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये तो था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, रिलेटेड कमोडिटी। क्या होता है बेटा रिलेटेड कमोडिटी, देखो सर रिलेटेड कमोडिटी, मान लो मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हैं, मान लो आप और आपके दोस्त। मैंने अगर आपके दोस्त को चांटा मारा, आपको नहीं मारूंगा बेटा, मैंने अगर आपके दोस्त को चांटा मारा तो दर्द किसको हो रहा है बेटा, आपको, आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपके दोस्त को चांटा पड़ा है।
आप में और आपके दोस्त में कोई तो रिलेशन है, आपके और आपके दोस्त में कोई तो रिलेशन है। इसी रिलेशन को कहते हैं बेटा, इसी रिलेशन को कहते हैं बच्चों हम इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटेड गुड्स। दो वस्तुएं होंगी, पहली बात तो एक्स, पहला एक्स, दूसरा वाई। अगर मान लो कि चांटा किसको पड़ रहा है? एक्स को, मतलब एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है। चेंज मतलब बढ़ना भी और घटना भी, कुछ भी हो सकता है साहब। अगर एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो वाई के क्वांटिटी को देखो, वाई के क्वांटिटी को देखो, उसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा होगा, मतलब एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा? रिलेटेड। दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा? रिलेटेड गुड्स हो गए। अच्छा सर समझ में आ रहा है, यहाँ दो कमोडिटी है, एक का प्राइस चेंज होता है, दूसरे की डिमांड, दूसरे की डिमांड। रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स वेयर द प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी से एक्स चेंजेस एंड ड्यू टू विच डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी से वाई अफेक्ट्स। समझ रहे हो? एक का प्राइस, दूसरे की डिमांड, एक को चाटा, दूसरे को दर्द। कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ, जब हम कहते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो रिलेटेड कमोडिटीज हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। बोलो रिलेटेड कमोडिटीज कितने तरह की है बेटा? दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। कॉम्पीटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहा जाता है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये गुड्स जो होते हैं ना, वो जनरली मिल करके, पेयर में आकर के एक वांट या नीड को सेटिस्फाई करते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज दैट आर ब्राउट एंड कंज्यूम टुगेदर फॉर और साइमल्टेनियसली, जो इकट्ठे आकर के एक साथ मिलकर के हमारी एक नीड को पूरा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर एग्जांपल बताओ। टी और शुगर मिलते हैं तब जाकर के, टी और शुगर मिलते हैं तब जाके मजा आता है ना, एक नीड पूरा होता है। ऑटोमोबाइल पेट्रोल मिलते तब जाकर के एक नीड पूरा होता है। पेन और इंक मिल करके एक नीड पूरा होता है बच्चों। दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर एग्जांपल आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लो प्राइस पेट्रोल का, तुम्हारे पिताजी ने कहा कि देखो फाउंडेशन पास करो, कार दिलाएंगे तुमको, स्कूटी दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, एज द केस में भी साइकिल तो दिला ही देंगे। बच्चों तुम्हारे पिताजी ने कहा कि पेट्रोल सॉरी फाउंडेशन पास करो, तुमको इस तरीके से कार और वगैरह दिलाएंगे आपको। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही तुम फाउंडेशन पास करते हो, रात में 8 बजे मोदी जी आते हैं, आज से पेट्रोल का प्राइस 500 रुपए लीटर। क्या पिताजी तुमको नई कार दिलाएंगे? क्या पिताजी तुमको नई बाइक दिलाएंगे? क्या नहीं सर। प्लान ड्रॉप, प्लान ड्रॉप। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। सर पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से, एक बात बताओ ना, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, इसकी वजह से मेरी कार पे फर्क पड़ेगा? हाँ, रिलेटेड है और कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड में भी कौन से गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कौन से गुड्स है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। देखो समझ में आ रही बात? अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो भैया ऑब्वियसली आप इनकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। आप देख रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाते हो तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कार की डिमांड, बोलो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। करेक्ट। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। करेक्ट। यहाँ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। देख रहे हो आप कैसा रिलेशन है? बोलो, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे 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 अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं और सॉफ्टवेयर की बात करूं, ये उनके सॉफ्टवेयर हैं, ये कंप्यूटर है। अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर का प्राइस बढ़ गया तो कंप्यूटर की डिमांड क्या करेगी बेटा? फॉल करेगी। कंप्यूटर की डिमांड फॉल करेगी। इनके बीच में रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होते हैं इनवर्स रिलेशन। कैसे? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, आ जाओ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं या कॉम्पीटिंग गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? जब ना एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स का यूज कर सकते हो तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कॉम्पीटिंग और सब्स्टिट्यूट व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट एंड कैन बी यूज्ड विद द ईच इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जैसे टी की जगह कॉफी यूज कर लिया, जैसे इंक पेन की जगह बॉल पेन यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट ब्रांड के टूथपेस्ट आप यूज कर लेते हो, वो सब क्या बेटा? कंपीटिंग गुड्स कह लो या सब्स्टिट्यूट गुड्स कह लो। क्या बोलो इनको? सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंपीटिंग गुड्स कह सकते हो। व्हेन द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग परचेज्ड गोज अप। मान लो कि अगर अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, बायर्स में स्विच टू द चीपर सब्स्टिट्यूट, तो भैया चीपर कौन सा रह गया? कॉफी। तो कॉफी की डिमांड क्या कर दोगे तुम? बढ़ा दोगे। आप देख रहे हो एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। रिलेशन बताओगे कैसा है? डायरेक्ट है। कैसा है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो जाए द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द गिवन प्राइस बट इंक्रीज इन द
demand of the substitute. Similarly, a fall in the price of the product ceteris paribus lead to fall in the quantity of the demanded for its substitution. Example वही है बेटा टी और कॉफी का, टी और कॉफी। बोलो समझ में आ रही बात? यस सर, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। दो बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक तो प्राइस, दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बोलो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर कंज्यूमर की आय की वजह से, इनकम की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है? कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल भैया, इनकम की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है। तुम्हारी इनकम ज्यादा है, तुम ज्यादा डिमांड करोगे, तुम्हारी इनकम कम है, तुम डिमांड कम करोगे। बच्चों बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आपसे कह रहा हूं इनकम, तो कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंज रही है आपको। सर ने कहा है डिस्पोजेबल इनकम। सर ने क्या कहा है? डिस्पोजेबल इनकम। मेरे बच्चे, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तुम यहां से कमाते हो, इधर से कमाते हो, उधर से कमाते हो, सारा पैसा ले लो और माइनस कर दो सारे टैक्सेस। इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस माइनस ऑल द टैक्सेस। ये क्या हो गया बेटा? ये सब हो गया डिस्पोजेबल इनकम। क्या हो गया? ये बोलो, डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुमने कमाया 100 रुपए, लेकिन तुमने खर्च कर दिया, मतलब टैक्स के तौर पे दे दिए 30 रुपए, तो बचे कितने? 70 रुपए। डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने के लिए इनकम कितना बचा बच्चों? 70 रुपया। समझ रहे हो? अगर तुम्हारी इनकम, वाई से डिनोट करते हैं, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा करोगे, इनकम कम तो भैया डिमांड कम करोगे। परचेजिंग पावर ऑफ द बायर डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम। बाकी चीजों में अगर चेंज ना हो तो ऑब्वियसली डिमांड इनकम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? In general, increase in the disposable income tends to increase on the demand of the particular goods, है ना, at a given price. Decrease in the disposable income, ये सब पढ़ चुके हो नालायकों, है ना, ये सब कुछ पढ़ चुके हो। The nature of the relations with disposable income and the quantity demanded depends upon the nature of the goods. अच्छा सर एक बात बताओ, मेरी इनकम बढ़ रही है ना? हाँ इनकम बढ़ रही है, तो तुम डिमांड बढ़ाओगे? जनरली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी तुम कुछ और भी कर देते हो। क्या करते हो? देखो बेटा, हम ना गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? दो पार्ट में। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, सर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? बेटा नॉर्मल गुड्स सामान्य गुड्स, इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तु है। जैसे 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 जो, देखो फुल क्रीम मिल्क है, वो क्या है? नॉर्मल गुड्स है। डबल टोन्ड मिल्क है, मतलब उसमें से 2 बार मलाई निकाल ली है, वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है। सर वीट क्या है? नॉर्मल गुड्स है। बाजरा, आज के टाइम में बाजरा को क्या कह सकते हो आप? इंफीरियर गुड्स है। तो मतलब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, समझ में आ रहा है क्या आपको? अब सोचो, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तो तुम क्या करोगे? तुम फुल क्रीम मिल्क की डिमांड क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, हाँ या ना? है ना? नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। करेक्ट? अच्छा तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, पहले तुम डबल टोन्ड मिल्क पिया करते थे, क्या आज भी डबल टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ाओगे क्या? नहीं सर, अब तो डबल टोन्ड मिल्क की डिमांड कम कर दूंगा। अच्छे दिन आ गए सर, डबल टोन्ड मिल्क तो पियेंगे नहीं, अब पानी होता है ना? सो नॉर्मल गुड्स, अगर मान लो कि इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे। अगर इंफीरियर गुड्स है, इनकम बढ़ने पे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? उल्टा सोचो, भगवान न करे मानो कि इनकम कम हो गई, भगवान न करे कि इनकम आपकी कम हो गई, आप क्या करोगे? सर वापस से वही पुराने दिन। तो सर नॉर्मल गुड्स, अब डबल टोन तो ना पिया जाएगा सर, इसकी डिमांड कम करूंगा। अब क्या करूंगा सर? इनकम कम हुई है ना, तो इंफीरियर गुड्स से 1 गिलास की जगह 2 गिलास पी लूंगा। क्या करूंगा सर? है ना, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा दूंगा। समझ रहे हो बात को? जनरली इनकम एंड डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स, इसमें क्या होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बताओ जी? डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इनकम एंड डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड्स, यहाँ क्या रिलेशन है बच्चों? इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा? इनडायरेक्ट रिलेशन है। वैसे तो किताबों में इससे अलग कुछ नहीं लिखा, बट बेटा आत्मा की शांति के लिए पढ़ लेते हैं एक बार। नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एज कंज्यूमर इंक्रीजेज इनकम, है ना? इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम कम हुई, डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है? मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द नॉर्मल गुड्स। हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यही आ जाते हैं बेटा। व्हेन द इनकम इज रिड्यूस्ड, हाँ जी, डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स fall. These are the commodities for which the quantity demanded rises only up to the certain level of income, है ना? and decreases with the increase in money, है ना? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है? These goods are called inferior goods. बोलो जी, कोनो समस्या, डाउट, परेशानी? नहीं है सर, नहीं है। आओ जी अगले गुड्स पे चलते हैं। नाम है इसका बेटा असेंशियल, सॉरी अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। कंपोनेंट का नाम है बेटा असेंशियल
कंज्यूमर गुड्स। क्या नाम है बेटा? असेंशियल कंज्यूमर गुड्स, है ना, असेंशियल गुड्स है। जैसे फूड ग्रेन्स के बिना जिंदा रहोगे क्या? नहीं। फ्यूल के बिना जिंदा रह पाओगे? कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लोथिंग्स के बिना जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं साहब। ये सब तो इंसान को चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जनरली हम लोग कहते हैं चाहिए ही चाहिए, सेटिस्फाई करते हैं बेसिक नेसेसिटी को ऑफ लाइफ एंड आर कंज्यूम्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। ऐसा कोई है जो रोटी खाए बिना रहता हो? ऐसा कोई है जो फ्यूल, कुकिंग ऑयल, इन सबको यूज किए बिना रहता हो? नहीं सर। अगर कंज्यूमर के इनकम की बात करें, देखना बड़ा ध्यान से देखो, a change in the consumer income although will cause a increase in the demand for those necessities, but increase will be less than the proportionate to the increase in the income। अगर देखो जनरली क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो असेंशियल गुड्स की डिमांड भी क्या करोगे? बढ़ाओगे। लेकिन बेटा इनकम बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, देखना जरा, इनकम क्या हो रही है बेटा? बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, डिमांड बढ़ा रहे हो बहुत चुनक सा, छोटा सा। मतलब सर, मतलब सिंपल है यार, सारा का सारा इनकम जो बढ़ा है, उसके बढ़े हुए पैसे, इनकम के बढ़े हुए सारे पैसे तुम डिमांड पे थोड़ा ना खर्च करोगे, अब तो सेव भी करना स्टार्ट करोगे ना मेरे दोस्त, ठीक है? तो इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है एसेंशियल कमोडिटीज की, लेकिन कंपैरेटिवली इनकम ज्यादा बढ़ती है और डिमांड थोड़ी कम, ठीक है? दिस इज बिकॉज एज अ पीपल बिकम रिचर। आप बताओ ना, एक बात बताओ, मैं, तुम 1 करोड़ कमा रहे हो, फिर 2 करोड़ कमा रहे हो, फिर 5 करोड़ कमा रहे हो, कितना खा लोगे? सर 1 करोड़ में हम 50 लाख खा जाते थे, अब 2 करोड़ कमा रहे हो, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? 60 खा जाओगे। मतलब जैसे जैसे रिच बन रहे हो ना, तुम्हारी इनकम जितनी बढ़ रही है ना भैया, वो सारा सेव हो रहा है, मैक्सिमम उसमें से सेव हो रहा है, बहुत छोटा सा अमाउंट उसमें से निकाल करके क्या कर रहे हो बेटा? कंज्यूम कर रहे हो। तो जैसे जैसे रिलेटिवली डिक्लाइन इन द importance of the food and other non durable goods in the overall consumption basket and rise in the, ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि जब व्यक्ति क्या बन रहा है? रिच। जब व्यक्ति क्या हो रहा है बेटा? रिच, देयर इज रिलेटिव डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड, है ना? रिच हो गए भैया, अब फूड की दिक्कत थोड़े है तुमको, फूड तो मिल रहा है ना तुमको। और दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं बेटा, एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इनकी भी दिक्कत आपको नहीं रह जाती है। तो जनरली आप बढ़ी हुई इनकम का ना ज्यादा पोर्शन फूड के ऊपर खर्च नहीं करते, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर नहीं खर्च करते, बल्कि आप खर्च कहाँ करते हो बेटा? आप लग्जरी गुड्स के ऊपर, प्रेस्टीज गुड्स के ऊपर आप इन्हें खर्च करना शुरू कर देते हो, ठीक है? तो इनकम से भी फर्क पड़ता है असेंशियल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, ठीक है जी? आ जाओ जी। बिजनेस मैनेजर शुड बी फुली अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स विच दे प्रोड्यूस। हाँ, बिजनेस मैनेजर को पता होना चाहिए भाई, बिजनेस मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि वो कौन से प्रकार के वस्तु बना रहा है, और द नेचर ऑफ नीड विच द प्रोडक्ट सेटिस्फाई, एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन द बायर्स इनकम। उसको भैया मैनेजर को ये पता होना चाहिए ना, बायर की इनकम में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसकी वजह से हमारे गुड्स पे कितना चेंज आने वाला है, कितना इंपैक्ट आने वाला है, ये नॉलेज तो होनी चाहिए बच्चों। फॉर असेसिंग द करंट एज वेल एज फ्यूचर डिमांड, अगर हम करंट और फ्यूचर डिमांड को असेस करना चाहते हैं, they should also recognize the movement in the macroeconomic variables that affects buyers income, जो buyers की इनकम को अफेक्ट करता हो बच्चों। आगे बढ़े बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर। सर टेस्ट और प्रेफरेंस, हाँ ये भी इंपैक्ट करते हैं क्या? यस सर, ये भी इंपैक्ट करते हैं। द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड, ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे बेटा? टेस्ट पे और प्रेफरेंस पे। बायर की टेस्ट कैसी है, प्रेफरेंस कैसा है? कंज्यूमर में perceive a product और obsolete and discard it। भैया एक प्रोड्यूसर इसे पसंद कर सकता है, मना कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। तुम एज अ स्टूडेंट किस चीज को प्रेफर करते हो? सर हम एज अ स्टूडेंट शिखर गुटका, नहीं नहीं, हम एज अ स्टूडेंट्स पेन पेंसिल, है ना, इन्हीं चीजों को ज्यादा प्रेफर देते हैं बच्चों, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हम लोग ना फैशन को कुछ हद तक प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं सर, ठीक है? आ जाओ। जैसे अगर मैं टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करूं तो एक तो मॉडर्न और मोर फैशन गुड्स है, हाई डिमांड गुड्स होते हैं ये। एक है बेटा ओल्ड या फिर लो फैशन गुड्स है, जो पीछे जैसे मैं कहता हूं, मान लो कि अभी कौन सा आया, ये आईफोन 13 प्रो ना, मान लो 13 प्रो आ गया, करेक्ट, ये 12 नहीं है बच्चों। मान लेते हैं कि ये तो मैंने लिखा है 13 प्रो, क्या लिखा है बेटा? 13 प्रो, ठीक है? और किसी के पास 11 प्रो है, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड, अगर मान लो या तो आपको आईफोन की डिमांड करनी है, तो 11 प्रो की डिमांड आप नहीं करोगे बच्चों, आप किसकी डिमांड करोगे? 13 प्रो की डिमांड करोगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द लेटेस्ट डिजिटल डिवाइस, यस ना, और ट्रेंडी क्लोथिंग, इन चीजों की डिमांड ज्यादा रहेगी बच्चों। ओल्ड डिवाइसेस की डिमांड आप ऑब्वियसली कम कर दोगे, ठीक है जी? चलो साहब ध्यान से देखिएगा। external effect on utility such as demonstration effect,
बैंड वॉगन इफेक्ट, बैंडवागन इफेक्ट के बाद वेबलन इफेक्ट या स्नोव इफेक्ट, ये भी कारण हो सकते हैं बच्चों। क्या होता है बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब इज अ कॉमनली यूज्ड टर्म दैट प्रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉज ऑफ द अदर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। किसी और को देख लिया भैया उसके पास मस्त आईफोन है, अपने को भी आईफोन चाहिए, है ना। बैंडवेगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इट इफेक्ट्स रेफर्स टू आवर हैबिट और एडॉप्शन ऑफ सर्टेन बिहेवियर और बिलीव बिकॉज मेनी अदर पीपल डू द सेम, करेक्ट। वाइबलन इफेक्ट क्या होता है भैया? वाइबलन इफेक्ट में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो है बच्चों वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं होता कि प्राइस बढ़ने पे आप डिमांड कम कर दोगे। यहाँ प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ज्यादा। स्नोव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सक्लूसिव और यूनिकनेस दिखाना चाहते हो। अगर मान लो ये बाकी के लोग भी सेम तरह के प्रोडक्ट, जैसे मान लो सेम तरह के प्रोडक्ट में मैं कहता हूँ ये शर्ट है, ये शर्ट बाकी के लोग भी यूज कर रहे हैं तो मैंने ये शर्ट पहनना ही छोड़ दिया। स्नोव इफेक्ट। क्यों? मेरे को दूसरों से डिफरेंट दिखना है। स्नोव इफेक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात करें, द टर्म कॉइन्ड बाय द जेम्स, बोलो नाम याद रखना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कौन लेके आया बेटा? जेम्स ड्यूसनबेरी। क्या नाम है बेटा? ड्यूसनबेरी। बोलो नाम बोलो। जेम्स ड्यूसनबेरी क्या लेके आए हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? रेफर्स टू द डिजायर ऑफ द पीपल टू emulate the consumption behavior of others। ये बताते हैं भैया consumption behavior कैसा है। in other words people buy or have things because they see that other people are able to have them, है ना। लोग जो है देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहता है लोग कोई चीज खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के पास ये चीजें वो देख पा रहे हैं, उनको लगता है भैया ये स्टेटस सिंबल है, खरीद लेना चाहिए। जैसे इंडिविजुअल की डिमांड सेल फोन की अफेक्ट करता है बाय सीइंग द न्यू मॉडल ऑफ द सेल फोन, और नेबर ने क्या खरीदा, फ्रेंड ने क्या खरीदा, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी डिमांड सेट हो जाती है। इसको बोलते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बोलो क्या बोलते हैं इसको? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर बैंड वॉगन इफेक्ट क्या होता है? रेफर्स टू द extent to which the demand for a commodity is increased due to fact that other also consuming the same commodity। क्योंकि दूसरे लोग सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अपन भी करेंगे। इट रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ द पीपल, ठीक है, टू परचेज द कमोडिटी इन ऑर्डर टू फैशनेबल और स्टाइलिश चीजों को यहाँ खरीदा जाता है। स्नोव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, देखो वेयर वी रेफर्स द एक्सटेंट टू विच demand of the consumer goods is decreased owing to the fact that other are also consuming the same commodity, है ना। याद है आपको मैंने कहा था भी बाकी के लोग भी सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस कमोडिटी की डिमांड कम कर देंगे। हाईली प्राइस गुड्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेबलन इफेक्ट या वेबलन गुड्स के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर ये वेबलन इफेक्ट नाम आ गया। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कार्स या ज्वेलरीज, ये सब क्या करते हैं? डिस्टिंक्शंस ले आते हैं बेटा बिटवीन द स्नोव इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। स्नोव इफेक्ट में और वेबलन इफेक्ट में डिस्टिंक्शन है, अलग अलग है कुछ। क्या? is that the former is a function of consumption of the others and the later is a function of the price, है ना। ये वाला जो है ना बाकी के लोगों के ऊपर बेस था कि बाकी के लोग उसको परचेज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपन नहीं करेंगे भैया, ऑर्डिनरी पीपल हो जाएंगे अपन। यहाँ पर जब हम वेबलन इफेक्ट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं भैया? अमीर अमीर लोग इन चीजों का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसका यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे प्राइस जनरली इसकी हाई होती है। यहाँ पे प्राइस क्या होती है? हाई। और यहाँ पर प्राइस क्या होता है बेटा? जनरली यहाँ पर प्राइस कम होता है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वेबलन, स्नोव, बैंडवैगन समझ में आ रहा होगा। बैंडवैगन क्या है, स्नोव क्या है, वेबलन क्या है, आपके समझ में आ गया। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। देखो अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही वो क्या करेगा बेटा? डिमांड बढ़ाएगा, है ना। या फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ेगी, सप्लाई का कंडीशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। उसके हिसाब से क्या करेगा बेटा? डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द फ्यूचर प्राइसेस, तो वो क्या करेगा बेटा? वो आज ही डिमांड बढ़ा देगा, मोर क्वांटिटी की डिमांड करने लग जाएगा। अगर उसको लगता है भैया फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो कहेगा रुक जाते हैं, 2-4-10 दिन के बाद खरीद लेंगे, प्राइस और कम होने वाला है। बच्चों वो डिमांड कम कर देगा। यहाँ पे डिमांड क्या करेगा? कम कर देगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। अदर फैक्टर्स को एक बार ध्यान से देख लो। अदर कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट होता है? पहला है बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनरली साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन, अभी तो देखो अपन चाइना से भी आगे हो गए, तो पॉपुलेशन का साइज इंपैक्ट करता है क्या डिमांड को? यस। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना बच्चों तो बायर्स ज्यादा होंगे। आपको पता है इंटरनेशनली ना जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भैया उसको इंटरनेशनल तो तब कहोगे ना जब इंडिया में आकर के काम करे। क्यों? बायर्स बहुत है, बहुत बायर्स है। तो भैया जनरली कंपनीज की पहली पसंद है बेचने के लिए भारत, भारत, भारत। द क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट, ये क्या होगा बेटा? बी हायर एट द
एवरी प्राइस, हर प्राइस पे जनरली चीजें बिक जाती हैं, ठीक है। द ऑपोजिट इज इन द केस ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस, अगर पॉपुलेशन लेस है तो भैया ज्यादा फर्क एक्चुअली, फिर वहां पे डिमांड कम होगी, वहां पे डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली प्राइजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सर पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन एज डिस्ट्रीब्यूशन, यंग एज के ज्यादा लोग हैं, ओल्ड एज ज्यादा है, भैया क्या है, तो कह रहे अगर ओल्ड एज ग्रुप ज्यादा है तो कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, भैया वहां पर बोलो ना, कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, वहां पर सर केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेक्टिकल्स की डिमांड, वॉकिंग स्टिक की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यंगर एज है सर, यंगर एज, तो पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। चिल्ड्रन ज्यादा है बच्चों तो टॉयज, बेबी फूड्स या फिर टॉफीज की डिमांड बढ़ जाएगी। इफ देयर इज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ये भी ध्यान रखना सर, हमारे देश में हो रहा है ना, रूरल एरिया में लोग अब नहीं रहना चाह रहे, वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, तो बेटा अर्बन एरिया की चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रूरल एरिया की चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यस नेशनल इनकम अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट है बेटा मार्केट डिमांड का। नेशनल इनकम किसी देश की बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, हायर द नेशनल इनकम हायर विल बी द नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड, कोई दिक्कत नहीं सर। वेल्थ ऑफ कंट्री में भी बोलो ना, मे बी व्हाट, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब जैसे ये है हमारे पास नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के केक में हमारा कितना हिस्सा है, हमारा कितना हिस्सा है ये देखना है, ये देखना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या बोल रहे हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सर एक तो ऐसा है अमीर आदमी लोग, है ना, रिच लोग सर हद से ज्यादा रिच है, गरीब लोग हद से ज्यादा गरीब है, तो इसीलिए कह रहे अनइवन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अ वेरी फ्यू रिच पीपल व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है बेटा, पुअर है। सर हमारे पास नेशनल इनकम बहुत है लेकिन उसमें हिस्सेदारी, उस केक में हिस्सेदारी अमीर लोगों की ज्यादा है, गरीबों की कम है। द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, समझ रहे हो बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा ना आपने क्लास 12 में, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो चीजें आती है, एपीसी एंड एमपीसी, है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, करेक्ट, इनकम का कितना हिस्सा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सी बाय वाई, है ना, सी बाय वाई। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस, सर हम कम कंज्यूम करेंगे, हम कम कंज्यूम करेंगे, क्यों भाई, भले तुम्हारी नेशनल इनकम ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है सर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, कंजम्पशन कम रहेगी, पॉवर्टी ज्यादा है हमारे देश में, ठीक है जी, बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ द पुअर पीपल। कुछ ही तो रिच पीपल है ना, पुअर पीपल तो बहुत सारे हैं ना, वो समझ में आ रही बात। Consequently, demand for the consumer goods will be comparatively less, ठीक है। If the distribution of income is more equal, अगर equal distribution हो जाए तो क्या होगा, almost equal group, है ना, इनकम पॉपुलेशन होंगे, मतलब कोई रिच नहीं बेटा, कोई पुअर नहीं है, रिच और पुअर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है सर, समझ में आ रही बात। तो मेजॉरिटी सम में रिच, सम में पुअर, ठीक है ना, तो मेजॉरिटी जो है वहां पे रिच हो सकते हैं और कुछ लोग हो सकते हैं कि वहां पर भी पुअर हों, ठीक है। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वही एपीसी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एपीसी वो क्या होगा, रिलेटिवली हाई इंडिकेटिंग हायर डिमांड फॉर द गुड्स, यहाँ पर आपका सी बाय वाई, तो यहाँ पर आपका कंजम्पशन गुड्स पे डिमांड ज्यादा करोगे तो यहाँ पर आपकी डिमांड क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी, यहाँ पर आपकी डिमांड क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी, समझ में आ रही बात। अगर अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई डिमांड कम होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। इसको अगर हम कहें तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी बच्चों। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं। देखो एक बात समझना, आपने देखा होगा किसी को कार खरीदते हुए, तो कार तो अपने पैसों से ली नहीं जाती, वैसे भी उधार में ली जाती है, कार हमेशा कैसे बेटा, उधार। तो बच्चों अगर सरकार कह रही है उधार सस्ते में दे देंगे, इंटरेस्ट का रेट हम कम कर देते हैं, मतलब सरकार चाहती है लोग कार खरीदे उधार में, कार खरीदे उधार में, मतलब लोग डिमांड करे बेटा, उधार पैसे लेकर के भी डिमांड करे, तो उस समय पे सरकार इंटरेस्ट का रेट कम करती है। लेकिन सरकार को दिखता है नहीं नहीं अभी तो बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, कार भी खरीद सकते हैं, फिर भी ये सस्ते में लोन हमसे ले रहे हैं, तो भैया उस समय पे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। इन्फ्लेशन की स्थिति होती है जब इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है, डिफ्लेशन में इंटरेस्ट का रेट कम हो जाता है। पढ़ा के दिया आपको, पहले भी पढ़ा के दिया बच्चों। आ जाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज इंड्यूसेस पीपल टू परचेज मोर, है ना, कहीं पर भी जा रहे हो क्रेडिट, सर आपको ईएमआई पे दे देंगे, सर ज्यादा लोग खरीदेंगे देन द देयर करंट इनकम परमिट देम। भाई करंट इनकम जनरली परमिट ना कर रही हो तो भी खरीद लोगे। क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है मोस्टली डिटरमाइन करती है डिमांड को फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जनरली, है ना। ऐसा नहीं ब्रेड ला रहे हैं सर ईएमआई पे, होता है ऐसा,
बिस्किट ला रहे हैं ईएमआई पे, पॉसिबल नहीं सर। विच आर एक्सपेंसिव, उनके लिए होता है सर क्रेडिट फैसिलिटी। जो इन्वेस्टमेंट गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, बल्क पेमेंट के लिए भैया मोटा पेमेंट होता है, बहुत मोटा, उसके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इनकरेज होते हैं लोग, चलो खरीद ही लेते हैं यार, सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इंपैक्ट करती है क्या? बिल्कुल करती है बच्चों। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जैसे टैक्सेशन, परचेज पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी, ये सब इंपैक्ट करती है डिमांड को। देखो अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बेटा? कम। तुम ज्यादा टैक्स सरकार ले रही है, इनकम कम तो डिमांड कम, ठीक है। सब्सिडीज डिक्रीज हो गई सर, सब्सिडीज कम हो गया, पहले ज्यादा पैसे बचते थे, अब सब्सिडी मिलती नहीं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते, सब्सिडी नहीं मिलती सर आजकल, भैया तुम ज्यादा नहीं कम डिमांड करोगे, तुम क्या करोगे? कम डिमांड करोगे। टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स एंड सब्सिडीज फॉर द सोलर पैनल। सिमिलरली अगर मान लो टोटल बैन्स, रेस्ट्रिक्शंस, हायर टैक्स में बी यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट फॉर रिस्ट्रिक्ट द डिमांड फॉर द सोशली अनडिजायरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। लीकर पीने जाओ, कभी पीते तो हो ही तुम, पता है मुझे, तुम लीकर पीने जाओ, देखो उस पर टैक्स बहुत है, बहुत टैक्स है, लोग फिर भी पी रहे हैं लेकिन टैक्स बहुत है। सरकार क्या करना चाहती है? सरकार चाहती है टैक्स को बढ़ा करके इसकी कंजम्पशन को रोका जाए। सरकार भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है, सरकार चाहती है कि हम ना 2 गुना 3 गुना टैक्स लगा दें सुट्टे पे, सिगरेट पे, लेकिन फिर भी तुम पीते हो ना? हाँ, फिर भी पीते हैं सर, ठीक है। बट सरकार का इंटेंशन क्या है? इसकी इसकी जो डिमांड है वो कम हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड। यस सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी या इंटरनेशनल ट्रेड भी डिमांड इंपैक्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे सर वेदर का कंडीशन चेंज हो रहा है, मान लो अब ना वेदर का कंडीशन चेंज हो रहा है सर, इसकी वजह से डिमांड चेंज होगा क्या? बिल्कुल। आपको लग रहा है अगले 5 दिनों तक बारिश आने वाली है, डिमांड आज ही करके रख लोगे। बिजनेस का कंडीशन चेंज हो रहा है भैया, बिल्कुल। बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है, पढ़ा ना आपने, एक्सपांशन है, बूम है, कंट्रैक्शन है, सर इसकी वजह से भी डिमांड चेंज हो जाता है। वेल्थ, लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिमांड चेंज होगा, घट रही है, डिमांड चेंज होगा। लेवल ऑफ एजुकेशन चेंज हो रहा है बेटा, डिमांड चेंज होगा। मैरिटल स्टेटस है ना, कभी तो हम जब अनमैरिड होते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी चीजों का डिमांड करते हैं, मैरिड होते हैं तो बेटा फिर पता नहीं कौन सी चीजों का डिमांड करते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास, मेरी बात समझ में आ रही है? सोशियो इकोनॉमिक क्लास, सोशल कल्चर जो है ना वो चेंज हो रहा है भैया, इकोनॉमिक क्लास चेंज हो रही है, ऑब्वियसली आपकी डिमांड चेंज हो गया बेटा। ग्रुप मेंबरशिप चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज होगा। हैबिट चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज होगा। सोशल कस्टम कन्वेंशन की वजह से डिमांड चेंज होगा। सेल्समैनशिप की वजह से डिमांड चेंज होगा। एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड चेंज हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड खत्म हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, टॉपिक का नाम है बेटा डिमांड फंक्शन। बोलो टॉपिक का नाम बताओ, डिमांड फंक्शन। क्या है बेटा? डिमांड फंक्शन। मैं पहले तो आपको ना डिमांड फंक्शन ऐसे ही समझा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। देखो डिमांड ऑफ एक्स, ये एक्स है बच्चों, ये एक्स है, देखो एक्स, एक्स कॉमोडिटी का डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? बोलो, प्राइस ऑफ एक्स पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, इनकम ऑफ कंज्यूमर पे, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी। हाँ या ना? सर जनरली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, दिस इक्वेशन इज व्हाट? डिमांड फंक्शन। ये इक्वेशन क्या है बेटा? ये शो करता है डिमांड फंक्शन को। क्या शो करता है बेटा? डिमांड फंक्शन को। आप देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। डिमांड फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। बोलो ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन दिखा रहे हो आप, मैथमेटिकल इक्वेशन दिखा रहे हो आप, ठीक है। जहां पर क्या बोल रहे हो बेटा? डिमांड, डिमांड किसमें बेटा? डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये क्या है बेटा? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बोलो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इनके बीच में क्या है बच्चों? रिलेशन है भाई। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये जो एफ बनाया ना बच्चों, ये एफ क्या दिखाता है? ये एफ दिखाता है फंक्शन को। फंक्शन का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। कारण क्या क्या है? ये सारे कारण है। इफेक्ट क्या है? डिमांड चेंज होगा इसकी वजह से, कॉज एंड इफेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा डिमांड फंक्शन। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर, आप समझाओ, समझना है बात तो, बात तो सही कह रहे हो। आ जाओ,
आ जाओ सर। As we know, the function is a symbolic statement. क्या बेटा फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या है? सिंबॉलिक, सिंबॉलिक ही है ना, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिपेंड करता है ये इस पे। सिंबॉलिक स्टेटमेंट है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या ही बवासीर है सर, ये भी समझाओ जरा, आ जाओ मैं बताता हूं तुम्हें ये क्या है। भैया देखो, क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है सर? क्वांटिटी डिपेंड करती है प्राइस पे, इनकम पे, रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस पे। मतलब क्वांटिटी क्या हो गया? डिपेंडेंट। क्या हो गई बेटा? डिपेंडेंट, है ना। जबकि ये सब कुछ, ये जो वेरिएबल्स है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारे किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं सर, ये सब आजाद है सर। ये सब क्या है? आजाद है सर। दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहे हैं इसको? इंडिपेंडेंट। हाँ जी, दो तरह के वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, एक डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। द डिमांड फंक्शन स्टेट द इक्वेशन। क्या बेटा? इक्वेशन फॉर्म द रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द डिटर्मिनेंट्स, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर आ रहा है सब समझ में? एनी अदर फैक्टर दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन द डिमांड फंक्शन आर assumed टू बी irrelevant और हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स को हम मान लेते हैं भैया वो है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्यू एक्स का मतलब ये है, फंक्शन एफ दिखाता है, प्राइस ऑफ एक्स एक्स, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कौन है? पी आर दिखाता है, और वाई का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इज दिस क्लियर? यस। द डिमांड फंक्शन स्टेटेड दैट द अबव डज नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। याद रखिएगा बेटा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिखाएगा कि भैया आप इधर ये सब बढ़ाते जाओ ये बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन आप यहाँ पे इनकम बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना? बढ़नी चाहिए ना? बढ़नी चाहिए सर, लेकिन कितना? ये जो है ना, ये नहीं बताएगा, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप नहीं बताएगा ये। ठीक है जी, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। For this we need to write the demand function in a particular form with the specified value of the explanatory variables appearing on the right hand side. For example, we may write qx is equals to 45 plus 2y plus 1 पी आर माइनस 2p, है ना। क्वांटिटी ऑफ एक्स डिपेंड करता है किस पे? 45 प्लस 2y, इनकम पे। 2y दो गुना इनकम, एंड 1 किस पे बेटा? बोलो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एंड 2 माइनस 2 किस पे बेटा? -2 मतलब कम हो जाएगा, है ना। दो गुना किससे? प्राइस से। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, किसी और कम्युनिटी में कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हो। इन दिस यूनिट वी विल बी स्टडिंग द डिमांड फंक्शन ऑन प्राइस ओनली। ठीक है, ओनली प्राइस से रिलेटेड डिमांड फंक्शन पढ़ने को मिलेगा। कोई दिक्कत है बेटा? कोनो दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ, लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो देखो, मोस्ट ऑफ अस हैव एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग, हम पहले से ही जानते हैं डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी। द लॉ स्टेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। ठीक है, नाम तुमको याद करना है बच्चों। डिमांड जो है ना, डिमांड जो तुम पढ़ रहे हो, इसको देने वाले व्यक्ति का नाम याद कर लेना, एल्फ्रेड मार्शल। बोलो, एल्फ्रेड मार्शल। कौन है? एल्फ्रेड मार्शल। द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हो, स्मॉलर विल बी द प्राइस, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। एट विच इट इज बोलो ना, ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट में फाइंड परचेजर्स, है ना। प्राइस कम करोगे तभी ज्यादा से ज्यादा परचेजर्स इन्हें मिल पाएंगे, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट सर। आपने पहले भी बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में एक बात लिखी होती है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लिखा होता है ना, लॉ ऑफ डिमांड में लिखा होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट कैटरस पेरेबस। इसका मतलब क्या है? सिर्फ प्राइस बढ़ना चाहिए। सिर्फ किस में बढ़ना चाहिए बेटा? क्या बढ़ना चाहिए? प्राइस ऑफ एक्स। इसकी वजह से डिमांड ऑफ एक्स बढ़ेगा, सॉरी कम होगा। प्राइस ऑफ एक्स अगर घट गया तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा? डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अदर थिंग्स जो है, जैसे रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड एनीथिंग, कुछ भी वो चेंज ना हो। When the price of the goods rises, the quantity demanded of the goods will fall. ठीक है सर। Thus there is inverse relationship, बता चुका हूं ना, है ना, between the quantity demanded and price. other things जो कि equal रहना चाहिए, constant रहना चाहिए, that is the price of related commodity, consumer का income, taste and preference, factors other than price which influence the demand. Correct? If these factors which determine the demand also undergo a change, then the inverse price demand relationship may not hold good. For example, if the income of consumer increases, बेटा कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो then an increase in the price of the commodity, अगर इनकम बढ़ेगा तो बोलो ना क्या होगा? डिमांड बढ़ाओगे। ठीक है, then an increase in the price of the commodity may not result in the decrease in the quantity। भैया यहाँ पर देखो, एक बात बताओ,
प्राइस बढ़ गया तो क्या तुम डिमांड बढ़ाओगे क्या? नहीं सर, डिमांड जनरली क्या होना चाहिए? कम। लेकिन हुआ क्या कि तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई, तो तुम डिमांड कम करोगे क्या? नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया, सिर्फ और सिर्फ अगर तुमको लॉ ऑफ डिमांड समझना है ना, तो बाकी चीजों को इग्नोर करो। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, बाकी चीजों को कांस्टेंट मानो, बाकी चीजों में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ बेटा, इन्हीं बातों को समझाने के लिए डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व का यूज किया हुआ है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको, क्योंकि डिमांड शेड्यूल एंड कर्व आप ऑलरेडी जानते हो। शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल दो तरह के हो सकते हैं, इंडिविजुअल शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड की बात करें तो देखो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें तो एक टेबल होता है जो क्वांटिटी शो करता है ना, बायर की क्वांटिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे वो खरीदेगा। क्या करेगा बेटा? खरीदेगा, ठीक है। डिमांड शेड्यूल जो है वो देखो ऐसा बनता है कि अगर प्राइस 0 है तो बच्चों यहां पर आप डिमांड कर रहे हो 3 यूनिट की। कितने यूनिट की? 3 यूनिट की। एक और व्यक्ति है वो डिमांड कर रहा है 2 यूनिट की, तो टोटल डिमांड कितना हो गया? 5। इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट डिमांड। तुमको इतना देखना है बस, तुमको ये नहीं देखना, ये रहने दो। आपको क्या देखना है? प्राइस 0 है तो तुम क्या कर रहे हो? 0 प्राइस पे 3 यूनिट की डिमांड, 10 रुपए की प्राइस पे 2 यूनिट की, 20 रुपए की प्राइस पे 1 यूनिट की, और 30 रुपए की प्राइस पे 0 यूनिट की डिमांड कर रहे हो। देख रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमांड क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, ठीक है। बिल्कुल सर, यही सारी बातें यहाँ पर लिख के दी हुई हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशन है। फिर हम जब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की तरफ, तो वहां पर क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मान लो पिज्जा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पिज्जा की, ठीक है, या आइसक्रीम की, या किसकी बात कर रहा हूं बेटा? आइसक्रीम की, है ना। gives alternate amount of the commodity demanded per time period at various alternative prices by all the buyer in the market। भाई पिज्जा के मार्केट में जितने बायर्स हैं उन लोगों की टोटल डिमांड को क्या बोल रहे हैं बेटा? हम उनको कह रहे हैं बेटा, बोलो ना, मार्केट डिमांड। क्या बोल रहे हैं बेटा? मार्केट डिमांड। ये देखो, ए और बी ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं बेटा? डिमांड कर रहे हैं। आप समझिए, 0 पे ए की डिमांड 3, बी की 2, टोटल मार्केट में डिमांड कितनी है? 5। सर क्या दो ही लोग हैं क्या कमोडिटी खरीदने वाले? बहुत सारे बेटा, तुम लिख पाओगे क्या? इसीलिए हमने एज्यूम किया 2 ही हैं। हमने क्या एज्यूम किया बेटा? 2 ही हैं। और इन सब की अलग अलग प्राइजेस पे जो डिमांड है उनको हमने ऐड कर दिया। तो बेटा 0 रुपए पे पिज्जा की मार्केट में 5 यूनिट की डिमांड है, 10 रुपए पे पिज्जा की मार्केट में 3 यूनिट की डिमांड है, और 20 रुपए पे पिज्जा की मार्केट में 1 यूनिट की डिमांड है। 30 रुपए होते ही पिज्जा की मार्केट की डिमांड 0 हो जाती है। ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। कुछ खास नहीं बेटा, जो मैंने पीछे आपको समझाया है वो यहां बताया है, बस पढ़ लीजिएगा ज्यादा मन करे तो। आ जाइए बेटा, कर्व की तरफ चलते हैं। आपको पता है जैसे कि डिमांड दो तरह के हैं, सॉरी, डिमांड के शेड्यूल दो तरह के थे, वैसे ही इसके कर्व भी दो तरह के, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। मेरे बच्चों, जब मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करता हूं बाय कन्वेंशन, ये कैसा होता है बेटा? याद रखना, वर्टिकल एक्सिस का होता है ग्राफ के ऊपर। वहां पे लिखते हैं हम क्या बेटा? यूनिट। क्या लिखते हैं बेटा? यूनिट, है ना। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है उस पे हम क्या लिखते हैं बेटा? उस पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी। यहां क्या लिखते हैं वर्टिकल पे? प्राइस, सॉरी, प्राइस। और यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? क्वांटिटी, है ना। यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी। याद है ना आपको? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है बोलो? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ लिखते हैं प्राइस, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी। तो ये क्या है बेटा? ये कैसा है बोलो? वर्टिकल एक्सिस है। कैसा है बेटा? वर्टिकल एक्सिस। यहाँ लिखते हैं प्राइस। और ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? क्वांटिटी। याद रखिएगा, वर्टिकल पे प्राइस और हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है सर, करेक्ट। हाँ जी। सम फिजिकल मेजर्स पर टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है भैया। देखो ये बताता है कि अगर तुम्हारा प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस और कम हो रहा है तो डिमांड और बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होता है बेटा? कम हो जाता है, ठीक है। ये बात बताने की कोशिश करता है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर भी दिखा रहा है। किसमें बेटा? क्वांटिटी में एंड प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट रिलेशन दिखाता है, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, डन सर। नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड स्लोप का होता है, हमें पता है। कंज्यूमर्स आर यूजुअली रेडी टू बाय मोर जब प्राइस कम होगा। बातों को रिपीट कर रहे हैं, घुमा रहे, कुछ नया नहीं है भाई, कुछ नया नहीं है। ये एक नई बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, स्लोप जो है डिमांड कर्व का, आपने देखा कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है सर, ऐसा, है ना। कैसा? ऐसा। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस और कम, डिमांड और ज्यादा, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। बोलो, ऐसा ही होता है ना? हाँ। इसको बोलते हैं हर, ये जो पॉइंट्स है, ये वाले, ये क्या है?
ये है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, है ना? हाँ सर, that is the change along with the vertical axis by the change along with the horizontal axis. vertical axis में change, प्राइस में चेंज, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि क्वांटिटी में चेंज। नेगेटिव साइन शो करता है। क्या शो करता है बेटा? नेगेटिव साइन शो करता है। द डिमांड कर्व फॉर अ गुड डज नॉट हैव टू बी अ लिनियर और स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि लीनियर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, या कोई भैया रेट पे डिपेंड करेगा ना, लीनियर होगा या स्ट्रेट लाइन, रेट ही नहीं है। कॉनकेव बना दो, वैक्स बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो, मर्जी है तुम्हारी। इट कैन बी कर्विलिनियर, मीनिंग इट्स स्लोप में बी वेरी अलोंग विद द कर्व। किसी भी तरह का स्लोप का हो सकता है इफ द चेंज इन द। बच्चों हम डिमांड फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? अभी बताता हूं, देखो Q इज इक्वल्स टू A माइनस बी पी, A माइनस बी पी, वेयर द A इज वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड B का मतलब क्या है? स्लोप। B का मतलब क्या है बेटा? स्लोप। देखो जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं दैट Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2P, 100 में से ये 100 क्या है बेटा? A, ये माइनस 2 ये क्या हो गया? B, करेक्ट। तो अगर मैं कहूं ये P निकालना है अपने को, P तो गिवन नहीं है ना यहाँ पे, P निकालना है। P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? A बाय बी माइनस Q बाय बी, A बाय बी माइनस Q बाय बी। तो सबसे पहले सर ये बताओ कि आप A बाय बी कैसे निकालोगे? तो बेटा A बाय बी आपको दिख रहा है, A बाय बी में यहाँ पर ये क्या है? A माइनस BP, तो A क्या हो गया? 100, B क्या हो गया बेटा? 2, 100 बाय 2 कितना आएगा आपके पास? 50, कितना आएगा बेटा? 50। तो मतलब A बाय बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस Q बाय बी, तो Q तो भैया पता नहीं हमें, और B अगर देखो आप तो B आपके पास कितना है? 2 है सर। B कितना बेटा? 2। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 50 माइनस Q बाय 2, सॉरी Q बाय 2। ठीक है, बिल्कुल सर। सर एक बात बताओ, लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ते हैं ना, उस लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कारण क्या है? जो आप देखते हो कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, इसके पीछे इसके पीछे कारण क्या है सर? डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों है सर? प्राइस के कम होने पर लोग जो है डिमांड क्यों बढ़ा देते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है प्राइस इफेक्ट ऑफ ऑफ अ फॉल इन प्राइस। प्राइस इफेक्ट को हिक्स एंड एलन ने डिफाइन किया, हिक्स ने और एलन ने, याद रखना। प्राइस इफेक्ट को डिफाइन करने वाले व्यक्ति कौन? हिक्स एंड एलन। कौन है बेटा? हिक्स और एलन, याद रखेंगे आप ये। हिक्स और एलन कहते हैं दो तरह के इफेक्ट होते हैं प्राइस इफेक्ट में भी, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट। एक सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, दूसरा कौन सा बेटा? इनकम इफेक्ट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डिस्क्राइब्स द चेंज इन द डिमांड। क्या दिखाता है बेटा? चेंज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि चेंज इन प्राइस हो रहा है सर। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बोलो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। When the price of the commodity falls, जब हम जानते हैं कि प्राइस कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द प्राइस रेशियो बिटवीन द आइटम चेंज एंड इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। जब प्राइस कम हो रहा है तो भैया ये चीप हो गया। हम एज्यूम करते हैं जब प्राइस कम होता है तो ऑल अदर कॉमोडिटीज का प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बाकी के प्राइस क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो एक बंदा अपने पैसे उसी के डिमांड को बढ़ा करके खर्च करेगा। मेरे को अगर दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस कम हो गया, बाकियों का प्राइस कांस्टेंट है, हम ये एज्यूम कर लें अगर, तो बेटा इसका प्राइस कम हुआ है तो हम इसकी डिमांड को क्या कर देंगे बेटा? बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन फॉर other commodities which have now become relatively एक्सपेंसिव। दूसरी कमोडिटीज एक्सपेंसिव हो गई हैं तो अब हम वहां के पैसे भी इसी पे खर्च करेंगे। द रिजल्ट इज दैट द टूल डिमांड फॉर द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीज। जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या समझ रहे हो ना? मेरे पास पैसे थे, प्राइस इसका कम हुआ है तो मैं दूसरी कमोडिटी खरीदता नहीं भैया, मैं अब इसी को खरीदूंगा, करेक्ट, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्राइस अगर कम हो जाए, व्हेन द प्राइस फॉल्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज इट विल ऑलवेज कॉज मोर टू बी डिमांडेड। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये ज्यादा डिमांड की बात करेगा। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना? जैसे अगर कोक और पेप्सी की बात करते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कोक का प्राइस अगर किसी टाइम बढ़ जाता है
या मान लो कोक का प्राइस कम हो जाता है तो लोग कोक की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इवन पेप्सी पीने वाले लोग भी कोक की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देयर इज अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि भैया कोक और पेप्सी पे, कोक से पेप्सी पे या पेप्सी से कोक पे शिफ्ट होने में ज्यादा बड़ा कोई कॉस्ट आपको बियर करना नहीं पड़ेगा, इनकन्वीनियंस भी फील नहीं होगा बच्चों, ठीक है। फिर आता है बेटा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट है ना, देखो इनकम इफेक्ट में हम कह रहे हैं द इंक्रीज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन द रियल इनकम। सर डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरीके से आपकी रियल इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। देखो रियल इनकम कैसे बढ़ी, सर प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो मेरे खर्चे कम हो गए ना, मेरे खर्चे कम हो गए तो मेरी एक्चुअली में इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन बाय सम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज लेसर मनी, है ना, कम 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 पैसों में ही ज्यादा सेम क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी वो खरीद सकता है। इन अदर वर्ड्स द रिजल्ट ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर्स रियल इनकम जो है, परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब पार्ट ऑफ द होल ऑफ द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द रियल इनकम कैन नाउ बी यूज्ड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। तो हम जनरली ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। जनरली हम उसी कमोडिटी की डिमांड को पहले बढ़ाते हैं भैया जिनका प्राइस कम हुआ है। हाउएवर देयर इज वन एक्सेप्शन, वन एक्सेप्शन क्या है बेटा, इंफीरियर गुड्स। अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो गया तो शायद हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़े, आओ सर। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है कि अपने पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करे, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज मैक्सिमाइजिंग हिज satisfaction when the marginal utility of commodity and its price equalize, है ना, MUX is equals to price of X। मतलब अगर वो 10 रुपए खर्च कर रहा है तो 10 रुपए के बराबर की उसको क्या मिल जाए बच्चों, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये उसकी कोशिश रहती है। तो मार्शल बाबू कहते हैं इसमें द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी। पता है ना आपको, जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करते हैं यूटिलिटी आपकी क्या होती है, कम। फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड देयरफॉर ही विल बी, बोलो ना, विलिंग टू पे ओनली लेस। तो भैया कम प्राइस पे ही वो खरीदना पसंद करेगा फॉर एडिशनल यूनिट, क्यों, क्योंकि भैया उससे एडिशनल यूनिट से उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। रैशनल कंज्यूमर जो है वो ज्यादा पे नहीं करेगा लेस सेटिस्फेक्शन के लिए, ये हमें पता है, ये हमें पता है। इट इज इंड्यूस्ड टू बाय एडिशनल यूनिट ओनली व्हेन द प्राइसेस आर लोअर। तो भैया आपको ना ये प्रेरित करता है, जब प्राइस कम होगा तो आप एडिशनल यूनिट खरीदो, ये आपको प्रेरित करता है। इसी को तो हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ओके सर, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। देखिए जब कमोडिटी का प्राइस फॉल कर रहा हो, नए कंज्यूमर्स, मोर कंज्यूमर्स स्टार्ट बाइंग, बोलो भैया नए नए कंज्यूमर्स आकर के इसकी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इट बिकॉज सम ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, अब बताओ ना, कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, अब वो एबल टू अफोर्ड हो गए, अब वो अफोर्ड करने लायक हो गए। दिस रेजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस एंड हेंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी इन द क्वेश्चन ऑफ इंक्रीज, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। जब प्राइस कम हो गया है तो ज्यादातर लोगों के ये रीच में आ गया है, इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सर डिफरेंट यूजर्स की बात करते हैं, देखो बहुत बहुत सारे कमोडिटीज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर अगर मान लो प्राइस हाई है, प्राइस ऑफ सच कमोडिटी इज वेरी हाई, तो बच्चों हम ना बहुत लिमिटेड यूज करेंगे उसका। लेकिन अगर प्राइस लो है बच्चों, इफ द प्राइस इज लो, तो हम क्या करेंगे बेटा, बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, अगर ज्यादा महंगा है तो भैया बत्ती जला लो छोटी सी बस, सस्ता है एसी भी चलाओ, पंखे चलाओ, है ना। तो ये इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, डिफरेंट यूजेस। आइए टॉपिक नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो अभी लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया और कारण बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, ये कारण थे आपके पास। अब हम कह रहे हैं कहीं कहीं पे तो लॉ ऑफ डिमांड लगता ही नहीं, मतलब एक्सेप्शन से भैया, वो क्या है, वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आओ बच्चों, जैसे कि आप जानते हो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो जब प्राइस कम होगा तो ज्यादा डिमांड करोगे, प्राइस ज्यादा होगा तो कम डिमांड करोगे, ये बात लिखिए, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन सर कहीं कहीं पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, बताओ कहां पे, कॉन्स्पिशियस गुड्स पे। क्या होते हैं सर ये, बताएंगे। गिफ्ट इन गुड्स पे नहीं लगता, है ना। अच्छा कॉन्स्पिशियस दोबारा लिख दिया, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है बच्चों ये, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज या नेसेसिटी गुड्स कह लो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात कर लो, या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या इररेशनल बिहेवियर है,
कंज्यूमर का, या डिमांड फॉर नेसेसरीज की बात कर लो, या स्पेक्युलेटिव गुड्स की बात कर लो, इन जगहों पर मेरे बच्चों, इन जगहों पर मैं क्या कहना चाहता हूं, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होती, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती नहीं है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स की, जिसमें आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू एंड स्नोब अपील वाले आते हैं। प्रेस्टीज वैल्यू वाले, स्नोब अपील वाले, वैसे वाले आर्टिकल कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन वाले गुड्स होते हैं। आर यूज्ड बाय द रिच पीपल, कौन यूज करता है इनको बेटा, बोलो, रिच पीपल यूज करते हैं। कौन यूज करता है बेटा, रिच, एज अ स्टेटस सिंबल, या सोशल और प्रेस्टिजियस होते हैं। एंड फॉर डिस्प्लेइंग द वेल्थ, और ये दिखाते क्या है बेटा, अमीरी झलकती है सर, अमीरी दिखाई देती है। दीज आर्टिकल विल नॉट कंफर्म टू बी द यूजुअल लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा नहीं सर, इनका प्राइस हो जाएगा ना, लोगों के पसंद में नहीं आएगा, ये प्राइस कम हो गया ना सर, लोगों को पसंद नहीं आने का, ये समझ रहे हो? हाँ जी सर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, दिस वाज फाउंड बाय द वेबलिन, किसके द्वारा पाया गया था बेटा, वेबलिन के द्वारा, कि ये इसको कहते हैं कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, बोलो, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। पीछे भी पढ़ाया था ना आपको, वेबलिन क्या बोलता है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, एंड हेंस द इफेक्ट इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट। और इसके इफेक्ट को क्या बोलते हैं, वेबलिन इफेक्ट या प्रेस्टीज गुड इफेक्ट। प्रेस्टीज गर्व की बात है, ठीक है। वेबलिन इफेक्ट टेक प्लेस एज सम कंज्यूमर्स मेजर्स द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, है ना। कुछ लोगों को लगता है महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बुरा है, ठीक है। तो लोग जो है उसकी यूटिलिटी को उसके प्राइस से मापते हैं सर। एज सच दे बाय लेस ऑफ द कमोडिटी एट द लोअर प्राइस। अगर सस्ता मिलता है तो खरीदते ही नहीं है, या कम खरीदते हैं, और हाई प्राइस पे ज्यादा खरीदना चाहते हैं, हाई प्राइस पे ज्यादा। डोमिनोज आर ऑफन गिविंग एज एन एग्जांपल इन दिस केस, ठीक है। डायमंड, सॉरी डायमंड्स का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। महंगे होंगे ज्यादा बिकेंगे बेटा, सस्ते होंगे नहीं बिकेंगे। पत्थर होते हैं बच्चों, पत्थर, ठीक है ना। गिफिन गुड्स की बात करते हैं बच्चों, गिवन बाय द सर रॉबर्ट गिफिन। बोलो, किसने दिया, सर रॉबर्ट गिफिन ने। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और स्टैटिशियन थे। और सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट as the price of the bread increased, the British workers purchased more bread and not less of it. प्राइस बढ़ गया ना, ज्यादा डिमांड कर रहे थे, कम नहीं। क्यों? दिस वाज समथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। क्यों हुआ सर ऐसा? why did this happen? Reason given for this is that when the price of the bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive foods. देख लो क्या हो रहा है, लिमिटेड पैसा है सर। ब्रेड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ब्रेड का प्राइस क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चों उस समय पे ना लोग जनरली मीट वैसे भी खरीद नहीं पा रहे थे, उन्होंने क्या किया, ब्रेड पे खर्चा बढ़ा दिया। सिंस द ब्रेड इवन इट्स प्राइस वाज हायर देन बिफोर वाज स्टिल द चीपेस्ट। क्यों? क्योंकि मीट का प्राइस तो और बढ़ चुका है सर। तो अभी भी ब्रेड जो है पहले के मुकाबले क्या है, सस्ता है। तो भैया जो मीट और ब्रेड खा करके पेट भर रहे थे, अब सिर्फ ब्रेड खा करके पेट भर रहे हैं, मीट खा करके नहीं। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, समझ में आ रही बात। जो गिफन गुड्स होते हैं ना, इनका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जनरली इनकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सच गुड्स विच एग्जिबिट द डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, देख रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इन्हीं को हम कहते हैं गिफन गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा, गिफन गुड्स कहते हैं। जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, एंड विच ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट, इन्हीं को हम गिफन गुड्स कहते हैं। सर गिफन में इंफीरियर में फर्क है क्या, मैं आगे भी बताऊंगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसको गिफन गुड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गिफन। दोनों में चीजें एक ही जैसी हो रही हैं, दोनों घटिया वस्तुएं ही हैं, लेकिन इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। उधर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है बेटा किसके, गिफन, सॉरी, इंफीरियर गुड्स के, ठीक है, ठीक है। गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। याद रखिएगा, जितने भी गिफन गुड्स है ना, वो सारे के सारे इंफीरियर होते हैं, लेकिन सारे, देखो, गिफन हद से ज्यादा बुरा है। इंफीरियर, इंफीरियर से भी इंफीरियर क्या हो गया, गिफन। तो हम कह रहे हैं ऑल द गिफन गुड्स, जितने भी गिफन गुड्स है ना, जितने भी गिफन गुड्स हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, इंफीरियर तो हैं, लेकिन जितने इंफीरियर गुड्स हैं वो सारे क्या नहीं है बेटा, गिफन नहीं। वो सारे क्या नहीं है बेटा, गिफन नहीं है। फॉर एग्जांपल, गिफन गुड्स आर क्या, कोर्स ग्रेन्स लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड व्हीट एक्सेट्रा। ये क्या होंगे बेटा, गिफन गुड्स हो जाएंगे। करेक्ट है? हाँ सर, ठीक है, करेक्ट। गिफन गुड्स आर रेयर फॉर्म ऑफ इंफीरियर गुड्स, है ना। गिफन गुड्स क्या बेटा, इंफीरियर गुड्स से भी इंफीरियर है, एंड दैट नो रेडी सब्स्टिट्यूट और
ऑल्टरनेटिव जो है सच एज ब्रेड राइस, इनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ठीक है। ओनली डिफरेंस जो है गिवन गुड और इंफीरियर गुड्स के बीच में वो क्या है बेटा, फॉर्मर इंक्रीजेस इवन व्हेन द प्राइस राइजेस। बेटा गिवन गुड्स में प्राइस अगर बढ़ता है ना तो ये इनकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंफीरियर गुड्स के साथ ऐसा जनरली प्राइस के बढ़ने पे डिमांड नहीं बढ़ती, याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की चीजें, डिमांड फॉर द सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप। अच्छा सर, सोशल ग्रुप देखो, दीज गुड्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूजेस, क्योंकि इनका कांस्टेंट यूज हो रहा है, जैसे टेलीविजन सेट हो रहा है ना यूज, जिसके घर में ना हो मजा ही नहीं है फिर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब चीजों का कॉन्स्पिशियस यूज हो रहा है, नेसेसिटी की चीजें हो गई है, प्राइस बढ़ता भी रहे तो भी इनकी डिमांड कम होने वाली नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइसेस, सर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही तुम क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे। आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, आज भी घटा है, फ्यूचर में और घटने वाला है, तो भी आज तुम डिमांड बढ़ाने वाले नहीं हो। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्राइसेस आर राइजिंग, तुमको लग रहा है हाउस होल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस राइज करेगा नियर फ्यूचर में, तो भैया इवन 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 आपको हायर प्राइस पे भी इवन आप कमोडिटी खरीद लोगे। आपको लगता है प्राइस कम होने वाला है, ठीक है, तो आप अभी नहीं खरीदोगे, आप बाद में जाकर के वो चीजें खरीदोगे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड यहां भी अप्लाई नहीं हो रहा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, सर कंज्यूमर को पता ही नहीं है और एक तो वो इरेशनल है, दोनों में की बात कर लेंगे हम। चलो सबसे पहले अगर मैं कहूं कंज्यूमर अगर इरेशनल है, मतलब वो अच्छा बुरा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, तो बढ़े हुए प्राइस पे भी ज्यादा खरीद लेगा, समझ रहे हो, बढ़े हुए प्राइस पे भी ज्यादा खरीद लेगा और कम प्राइस पे भी खरीदने से मना कर देगा। इरेशनल है भैया, दिमाग थोड़े उसमें। या फिर अगर मैं कहूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, द लॉ हैज बीन डिराइव्ड एज्यूमिंग कि कंज्यूमर को रैशनल है और उसके पास पूरी नॉलेज है, लेकिन अगर उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो शायद अपने डिसीजंस को वो अच्छा ना कर पाए। दोस्त आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। डिमांड फॉर नेसेसरीज, बच्चों देखो, मेडिसिन नेसेसरी है ना, माचिस नेसेसरी गुड्स है बच्चों, वाटर नेसेसरी है, प्राइस बढ़ेगा तो भी आप डिमांड बढ़ाओगे। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई ऑन दीज नेसेसरी लाइफ की चीजें, ठीक है ना। पीपल जनरली मिनिमम क्वांटिटी में तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ता रहे। स्पेक्युलेटिव गुड्स के ऊपर भी ऐसा ही रहता है बच्चों, स्टॉक प्राइस शेयर वगैरह, तुमको लगता है भैया फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तभी तो तुम डिमांड बढ़ा रहे हो, आज बढ़ा है सर, तुमको लग रहा है कल और बढ़ेगा, तभी तो खरीद रहे हो, तभी खरीद रहे हो। स्पेक्युलेटिव गुड्स पे भी जनरली लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आइए अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, दैट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखिए हम बात करेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट की। सबसे पहले तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, यहां से एक भी क्वेश्चन आ गया ना छूटेगा नहीं बेटा। देखिए बेटा, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है। बोलो, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या बोलते हो, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है। और बेटा अदर देन प्राइस की वजह से क्या बोलोगे, चेंज इन डिमांड। अदर देन प्राइस की वजह से क्या बोलोगे, बोलो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। बच्चों जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है ना, उसको कर्व पे जब देखते हो तो इसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब आप चेंज अदर देन प्राइस की वजह से देखते हो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और इससे होता है बेटा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। मूवमेंट का मतलब है बेटा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही बात, हाँ जी समझ में आ रही है, बोलो सर। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब है इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक्सपांशन। बच्चों देखो एक्सपांशन क्यों हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब ध्यान से देखिए सर, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है बेटा, प्राइस ओपी था पहले, है ना, क्वांटिटी ओ एम, क्वांटिटी कितनी थी बोलो, ओ एम, प्राइस क्या है ओ पी, क्वांटिटी क्या है ओ एम। अगर प्राइस बढ़ जाए, ओपी से ओपी टू हो जाए, तो क्वांटिटी क्या हो रहा है बेटा, ओपी से ओपी टू होने की वजह से क्वांटिटी ओ एम से ओ एल हो रहा है। मतलब क्या कि सर पहले हम यहां थे, अब क्या हो गया बेटा, अब इधर की तरफ ऊपर की तरफ चले गए, यहां आ गए। ये क्या है बेटा, ये है बोलो ना कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा सर अगर मान लो कि प्राइस कम हो जाए तो लो बेटा डिमांड बढ़ गई, अब यहां पर आ जाओगे। और ये क्या है बच्चों, ये है एक्सपांशन, ये क्या है बेटा, एक्सपांशन, ठीक है। द प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस क्या हो रहा है बच्चों, देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जब प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब प्राइस से पी वन आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड एम
ओ एम से एम एन चली गई, प्राइस डिक्रीजेस पर किलोमीटर, द कंज्यूमर देन बाइज मोर, कंज्यूमर ज्यादा परचेज करेगा और इसी वजह से एक्सपेंशन होगा, है ना। राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देख रहे हो ओ एम से एम एन इतने से बढ़ गया भैया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, पी डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा बेटा, यहां से कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा डिमांड का, ठीक है। ओके सर, पी से पी टू की तरफ, पी से कहां पे बेटा, पी से पी टू की तरफ, जब हमारा प्राइस, सॉरी पी से पी टू कैसे, एक्सपेंशन तो तब होगा ना जब पी से पी वन होगा, है ना, एक्सपेंशन तो तब होगा जब पी टू पी वन होगा, करेक्ट। हाँ सर, क्लियर है, डन सर। कॉन्ट्रैक्शन की बात करो, कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा बेटा, ऊपर की तरफ। अब इसको समझो जरा ध्यान से, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, प्राइस कहां इंक्रीज होगा सर, यहाँ पी से पी टू, प्राइस इंक्रीज होगा पी से पी टू, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड कम, और ये ऊपर क्या हो रहा है बेटा, ऊपर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड हो रहा था, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसको अगर आप देखो तो एक ही कर्व पे ऊपर जाना है और एक ही कर्व पे नीचे जाना है, मतलब क्या, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्या है बच्चों ये, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और ये है बेटा P2 P2 P से P2 की तरफ, ठीक है। चलो सर दूसरी की बात करें जिसमें हम कहते हैं शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है, देखो अच्छा शिफ्ट की जब मैं कहता हूं ना, शिफ्ट की बात जब मैं करता हूं तो देखो पहले तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है भैया, किस में चेंज नहीं है बोलो, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर देन प्राइस की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, प्राइस तो ओपी का ओपी है सर, प्राइस में कुछ नहीं हो रहा, प्राइस कांस्टेंट, अदर देन प्राइस की वजह से ये चेंज हो रहा है, तो क्या हुआ होगा अदर देन प्राइस की वजह से, देखो पहले तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड कर्व भी नया बन रहा है, D1 और यहाँ D2, यहाँ देख रहे हो ये डिक्रीज हो रहा है, D1 पहले था, अब क्या हो रहा है बेटा, D2 डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये बता दो सर, आओ मैं आपको अभी बताता हूं, देखो चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस की वजह से दैट कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कहां शिफ्ट होता है बेटा, ये बोलो, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड में इंक्रीज हो तो कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो, है ना। जब लेफ्टवर्ड की बात करते हो, पीछे की तरफ शिफ्ट होने की बात करते हो, ये क्या बेटा, डिक्रीज इन डिमांड, ये क्या बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। देखो बच्चों सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड, और इधर क्या बेटा, इधर है डिक्रीज इन डिमांड, क्यों हो रहा है इंक्रीज, देखो एक बात बताओ, अगर नॉर्मल गुड्स है और इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, डिमांड बढ़ेगी तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ओ क्यू से पहुंच जाओगे ओ क्यू वन पे, सर इनकम कम हो गई तो बेटा ओ क्यू से पहुंच जाओगे ओ क्यू वन पे, यानी कि इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इज दिस क्लियर, हाँ जी सर। इंक्रीज इन द वेल्थ, वेल्थ बढ़ रहा है बेटा लोगों का, भैया यहाँ पे वेल्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है लोगों का, अगर वेल्थ बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी आगे की तरफ, राइटवर्ड शिफ्ट, वेल्थ कम हो रहा है तो डिमांड घटेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब ये समझाना पड़ेगा तुमको, देखो बेटा मान लो एक्स है और वाई है, दो कमोडिटी है, एक्स का प्राइस बढ़ गया है तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, ये आएगा पीछे की तरफ, इज दिस क्लियर, यस सर, करेक्ट है, हाँ सर। देखो फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल हो गया है, फॉल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेटा इसका प्राइस फॉल कर रहा है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स याद है ना आपको, क्या बोला था मैंने आपको, भाई पेट्रोल है और कार है, अगर इसका प्राइस फॉल कर रहा है तभी तो कार की डिमांड बढ़ेगी ना, तो बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों कार की डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, टेस्ट में अगर फेवरेबल चेंज है तो राइटवर्ड शिफ्ट, टेस्ट में अगर अगेंस्ट में चेंज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है जी। चलो जी बहुत बढ़िया, देखो अगर मैं कहूं इनकम जो है टू द ग्रुप ऑफ द पीपल, उसमें किसी तरीके का फेवरेबल चेंज है, राइटवर्ड शिफ्ट, अगर इनकम में बेटा अनफेवरेबल चेंज है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एन एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा, आज ये डिमांड बढ़ा दोगे, राइटवर्ड शिफ्ट। भैया आपको एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में प्राइस घटेगा, है ना, डिमांड कम हो जाएगी साहब, अभी सही। गवर्नमेंट पॉलिसीज में अगर कुछ भी बढ़िया वाला चेंज है जिससे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर डिमांड हो, जैसे सब्सिडी वगैरह है, तो भैया राइटवर्ड शिफ्ट, अगर मान लो बैन वैन कर दिया है स्मोक सिगरेट वगैरह, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपसे इलास्टिसिटी की चर्चा करूंगा, सारी की सारी इलास्टिसिटी वहीं देखेंगे।